पूरा देश जानना चाहता है। बिहार में बम्पर वोटिंग हुई 160 पार या खेला इस बार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सब के बीच पहुंचे आज काशी। पीएम मोदी काशी पहुंचे, वो तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस पहुंचे थे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। बिहार में कल बम्पर वोटिंग हुई है, जबरदस्त वोटिंग हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर प्रचार किया और पीएम मोदी बिहार से देखिए पहुंचे हैं अपने संसदीय क्षेत्र काशी। 2 दिन रहेंगे। बम्पर वोटिंग हुई। बिहार में वोटिंग होते ही कांग्रेस कह रही है वोट चोरी हो रहा है। कांग्रेस ने प्रदर्शन किया कि वोट चोरी हो रहा है और ये दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है। आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धारा 203 ये मेरी आखिरी चेतावनी आपको, अन्यथा आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो कांग्रेस कह रही है वोट चोरी हो रहा है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं वोटिंग के बाद कि गुब्बारा जो था वो गुब्बारा फट गया है। गुब्बारे की हवा निकलनी शुरू हो गई और कल पहले चरण के बाद इनका गुब्बारा फूट गया है। अब तो आरजेडी कांग्रेस का इकोसिस्टम, उनके समर्थक भी कह रहे हैं फिर एक बार आरजेडी कांग्रेस। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ कह रहे हैं कि गुब्बारा फट गया है। क्या महज ये इत्तेफाक है कि राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हो रहा है? यानी एक तरफ जबरदस्त वोटिंग, पीएम मोदी कह रहे हैं गुब्बारा फट गया, राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हो गया। चुनाव चोरी कर रहे हैं। हरियाणा का चीफ मिनिस्टर, हरियाणा की सरकार, दोनों चोरी की सरकार। मध्य प्रदेश में चोरी की, छत्तीसगढ़ में चोरी की और अब इनकी पूरी कोशिश है कि ये बिहार का चुनाव भी चोरी करके ले जाएं। बिहार में लाखों कांग्रेस और महागठबंधन के वोटरों का नाम काटा गया है। हरियाणा का चुनाव चोरी हो गया, मगर बिहार की जनता, बिहार का युवा। क्या यह महज इत्तेफाक है कि बिहार में वोटिंग होते ही राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाने लगे? ये ईवीएम की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ईवीएम रखी गई है वोटिंग के बाद, बाकायदा उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। नजर है एक एक ईवीएम पर। पटना की तस्वीर आप देख रहे हैं। 75 साल की वोटिंग का रिकॉर्ड टूटा है। जहां ईवीएम मशीन रखी गई है उसकी निगरानी की जा रही है। लेकिन क्या सियासी दल और उनके भाषण इस वोटिंग की पूरी कहानी बयां कर रहे हैं? हम 160 से ज्यादा सीटों के साथ जीतेंगे। बिहार में 60% से पार का बम्पर मतदान हुआ, तो क्या जनता ने एनडीए को 160 पार पहुंचाने का ऐलान कर दिया है? क्या कमल और तीर सटीक निशाने पर लगा है? मतलब मोदी और नीतीश का मैजिक बिहार में फिर चला है। बम्पर वोट से बिहार की जनता ने क्या महागठबंधन को बड़ी चोट दी है और बिहार में 160 पार से एनडीए की मजबूत सरकार बनाने को तैयार है। एनडीए की अब तक की सबसे बड़ी विजय इस चुनाव में पक्की है दोस्तों, और इसलिए 14 तारीख के बाद आपको मैं कह रहा हूं विजय उत्सव की तैयारी कर लीजिए। पहले फेज के बाद आपका क्या असेसमेंट है? हम 160 से ज्यादा सीटों के साथ जीतेंगे, 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ। बम्पर मतदान से विपक्षी खेमे में भी हलचल बढ़ गई है। प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं यह बदलाव का वोट है, तो तेजस्वी और कांग्रेस महागठबंधन में भी बम्पर वोट से बम बम है और जीत का दम भर रहे हैं।
बम्पर वोटिंग आप लोगों ने किया है और आज मैं कह सकता हूं कि आप लोगों ने महागठबंधन के जीत पर जो है मोहर लगाने का काम किया है। तो सब अपनी अपनी जीत की कहानी बयां कर रहे हैं, लेकिन क्या एनडीए वाकई 160 पार जा रही है? 243 सीटें, उसमें 160 पार। पीएम मोदी ने कहा बिहार के लोगों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बिहार को नरेंद्र नीतीश के ट्रैक रिकॉर्ड पर भरोसा है, किसी कीमत पर जंगल राज नहीं लौटने देना चाहते हैं, इसलिए कांग्रेस अभी से हार के बहाने खोज रही है। गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं अब की बार एनडीए 160 के पार होगी और बिहार में हमारी फिर सरकार होगी। इस बार जीत का मार्जिन भी बढ़ेगा। तेजस्वी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं 20 साल में पहली बार बदलाव की ऐसी लहर दिखी है, हर घर से नहीं हर दिल से एक ही आवाज सुनाई दे रही है, महागठबंधन को जिताएंगे, बिहार में युवा सरकार लाएंगे। सम्राट चौधरी कह रहे हैं बंपर वोटिंग का फायदा एनडीए को मिलने वाला है। पहले चरण की 121 में से 100 सीटें एनडीए जीत रही है और लालू परिवार से इस बार कोई विधायक नहीं बन पाएगा। प्रशांत किशोर कह रहे हैं 14 नवंबर को बिहार में एक नया इतिहास रचा जाएगा, यानी प्रशांत अपनी जीत की बारे में सोच रहे हैं। वो कह रहे हैं इतनी वोटिंग सरकार बनाए रखने के लिए तो नहीं होती है, बिहार की जनता और युवा नए विकल्प को लेकर बहुत उत्साहित है। बंपर मतदान का संकेत साफ है कि बिहार में बदलाव तय है। चिराग पासवान कह रहे हैं हम लोग 121 में 100 सीट आराम से जीत रहे हैं। अपनी सीटों की बात करूं तो 14 सीट जीत रहे हैं। 14 तारीख को जिसकी सरकार बनेगी, तेज प्रताप कह रहे हैं, यानी सरकार किसी की भी बने हम उसका साथ देने खड़े हो जाएंगे, यानी तेज प्रताप जहां सरकार होगी वहां चले जाएंगे। कांग्रेस नेता और सांसद राजीव शुक्ला कह रहे हैं पहले चरण की 121 में 80 सीट जीतेंगे और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। बंपर वोटिंग से नीतीश के 12 मंत्री हार रहे हैं। संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष जेडीयू के कह रहे हैं आप बिहार के पिछले वोटिंग रिकॉर्ड भी देख सकते हैं, जब भी वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है सरकार फिर से बनी है। इस बार नतीजे 2010 के चुनाव से भी बेहतर रहने वाले, हमें भरोसा है कि बंपर वोटिंग नीतीश की वापसी के लिए है। तो सब अब अपने अपने दावे कर रहे हैं, जरा सुनिए तेजस्वी यादव का दावा और गृह मंत्री अमित शाह का दावा। भीड़ जो है ये पूर्वांचल में इस बार एनडीए गठबंधन महागठबंधन का सुपड़ा साफ करने जा रहे हैं, इसका द्योतक है। पहले फेज के बाद आपका क्या असेसमेंट है? हम 160 से ज्यादा सीटों के साथ जीतेंगे, 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ। यहाँ हम पहले भी कई बार जीते हैं और इस बार और अच्छे से जीते कि लोग जरा भी मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं कि गलती से भी उनका कोई प्रत्याशी जीत जाए। महिलाओं ने बहुत बड़ी संख्या में शिरकत की है, 4 से 5% वोट पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने दिया है। सबने दिया है, ऐसा नहीं है, सभी तरह से सर्वदूर अच्छा मतदान हुआ। एकमात्र बिलीव है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, बिहार बदलाव कर रहा है। जनता है ना साथ, जनता मालिक ही जब उनका आशीर्वाद हो तो इनका क्या करना। अंग्रेज भी भागे थे। नीयत में कमी है ना सरकार की, विल पावर नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है, प्रयास भी नहीं है। आपने कभी नीतीश जी को देखा स्टालिन साहब के जैसा बाहर जाकर के इन्वेस्टमेंट लाते हुए, या चंद्रबाबू नायडू जैसा दिल्ली जाते तो कुछ ना कुछ लाते हैं? नीतीश जी बैठे रहते, कोई मतलब नहीं। और बीजेपी कितने केंद्र मंत्री हैं, बीजेपी को बिहार की वजह से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, फिर भी ठेंगा। कोई फर्क इस बार पड़ने वाला नहीं है। सीमांचल हो या मगध का इलाका हो, भोजपुरी इलाका हो, मिथिलांचल का इलाका हो, मगही इलाका हो, इस बार हर जगह से लोग जो हैं महागठबंधन के पक्ष में वोट दे रहे हैं, सरकार बना रहे हैं। और आपने लोकसभा का रिजल्ट भी देखा होगा इस इलाकों में, तो आपको नहीं लगता कोई फर्क पड़ेगा। तो सभी अपने दावे कर रहे हैं, वाकई हौसले बुलंद हैं या वोटिंग के बाद टेंशन आई है? क्योंकि कुछ तस्वीरें आई कि वक्त खराब हो तो दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। एक तस्वीर देखिए जरा, तस्वीर है कि जो पप्पू यादव तेजस्वी के मंच पर नहीं चढ़ पा रहे थे, वो पप्पू यादव और तेजस्वी आज एक साथ एक मंच पर दिखाई दे रहे हैं। देख रहे हैं मंच पर तेजस्वी के साथ पप्पू यादव में बात कर रहे हैं आपस में। एक वो तस्वीर भी याद होगी जब राहुल तेजस्वी एक मंच पर थे और पप्पू नीचे ही खड़े रह गए, ऊपर चढ़ना चाहते थे नहीं चढ़ सके। एक और तस्वीर आई है, क्या अलग कॉम्बिनेशन बनने जा रहे हैं?
अगली तस्वीर देखिए एयरपोर्ट पर, पटना एयरपोर्ट पर तेज प्रताप यादव और रवि किशन एक साथ। क्या तेज प्रताप बीजेपी का दामन थामने वाले हैं? इसके बाद कयास लग रहे हैं, सुनिए। भगवान के भक्त हैं, हम भी भक्त हैं महादेव के। हम मुलाकात हो गई, प्रशंसा क्यों नहीं करेंगे? हम भी टीका लगाते हैं, ये भी टीका लगाते हैं। जितना हम इनको देख रहे थे, जानते हैं, इनके हृदय को सब लोग बहुत प्रेम कर रहा है। जौन मतलब यहाँ है वहां, मतलब एक होता ना, एक यहाँ दिल और दिल दिमाग से मुंह पे वायर नहीं आ रहा, सीधे दिल से इनकर मुंह बड़ा वाइट है। तो दिल वाले इंसान है और भोलेनाथ के भक्त हैं और महादेव की कृपा बाटे है। देखिए, भाजपा में मोदी जी के यहाँ सारे अवघड़दानी भोलेनाथ के भक्त, हमारे प्रधानमंत्री भी भोलेनाथ के भक्त हैं। तो सारे लोग जिसका लक्ष्य सेवा है और निस्वार्थ सेवा है, बगैर कोनो पर्सनल एजेंडा के, उसके लिए भाजपा तो सदैव अपना पूरा सीना खोल के रखती है और ये बात किसी से छिपी नहीं। निस्वार्थ सेवक, और इनकी छवि वही आ रही है, एक निस्वार्थ सेवक के लिए। गलत हुआ सर तेज प्रताप जी के साथ? दिखाओ, ये अब समय चुनाव के बाद में गलत सही ना बोले, लेकिन जनता ये तो तय करी, हमरा बोलना से कुछ ना हो। जनता प्रभु सब जानती है, वो अंदर आंख के अंदर से आत्मा पढ़ लेती है। ये जनता है, ये अब बिहार ऊ ना रहल, ये बिहार अद्भुत हो गई बा पहले से। अरे भैया अब खत्म हो गई बात। तो सियासत में भी कोई भी तस्वीर बेवजह नहीं होती, हर पिक्चर के कुछ मायने होते हैं, कुछ कहानी होती है। अब आपको बताता हूं, जो बंपर वोटिंग हुई उसके पीछे बहुत सी वजह मानी जा रही है। पहली वजह देखिए, जानकार मानते हैं कि वोटिंग बढ़ने की वजह एसआईआर हो सकती है। ये जो एसआईआर हुआ बिहार में, वोटिंग लिस्ट में हुआ क्या संशोधन, तो फर्जी और मृत वोटर हटा दिए गए। नई वोटर लिस्ट से क्या हुआ, बिहार में 65 लाख नाम काट दिए गए। जानकार कहते हैं कि इसी वजह से वोट प्रतिशत बढ़ गया है, क्योंकि वोटर बेस कम हो गया तो प्रतिशत बढ़ गया। दूसरी वजह, जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी आई थी, बिहार में वही हवा प्रशांत किशोर ने बनाई। बिहार के एक धड़े में जनस्वराज पार्टी ने बदलाव की उम्मीद जगाई। जानकार मानते हैं उत्साह में आकर क्या ज्यादातर लोगों ने वोटिंग की है प्रशांत किशोर की वजह से, यह दावा वो भी कर रहे हैं। तीसरी वजह, एनडीए ने 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए देने का ऐलान किया। तेजस्वी यादव ने महिलाओं को 30,000 सालाना देने का वादा किया। माना जा रहा है इससे महिलाएं बढ़ चढ़ कर वोट करने के लिए पहुंच गई। पिछली 3 बार से महिलाओं का मतदान फीसदी बढ़ गया है और इसका फायदा हर बार नीतीश कुमार को ही मिला है। दूसरा एम फैक्टर, मुसलमानों की भारी वोटिंग बताई जा रही है। ओवैसी और तेजस्वी में मुस्लिमों के लिए पूरा जोर लगाया, तो मुस्लिमों ने अपने नेताओं के लिए खूब वोटिंग की है, यह भी एक वजह है। एक और वजह बताई जा रही है, 2010 के बाद इस साल छठ पर वोटिंग हो रही थी। छठ के 10 दिन बाद पहले चरण का चुनाव हुआ है और ऐसे में बाहर से आए लोग वोट देने के लिए रुक गए। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस कारण भी कुछ वोट बढ़ा है। तो ये अलग अलग वजह है बंपर वोटिंग की, ज्यादा मतदान होने की, लेकिन सियासतदान इस ज्यादा वोटिंग को अपनी जीत मान रहे हैं। सुनिए। अब जनस्वराज के आने से उनको एक नया विकल्प मिला है और बढ़ा हुआ जो वोटिंग परसेंटेज है वो 2 बातों को दिखाता है। एक कि लोगों को एक नए विकल्प को देखकर उत्साह रहा है और बड़ी पैमाने पर वोटिंग हुई है, बदलाव के लिए वोटिंग हुई है। 30 सालों में नहीं, आजादी के बाद बिहार में हुए चुनाव में ये सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज है। पहला फेज उसको प्रमाणित किया है, हाई टर्नआउट, विशेष करके युवाओं की और महिलाओं की वोट टर्नआउट, ये नई आकांक्षा को पूर्ति करने का ये टर्नआउट है। सेकेंड फेज ऐसे ही होगा, अच्छे टर्नआउट होगा, एनडीए को बहुत बड़ी बहुमत मिलेगी। 121 सीटों का हुआ है, तो हम लोग का अनुमान है कि 80 सीट के करीब महागठबंधन को मिलेगी और 52% बहुमत से हम लोग जीत रहे हैं। 14 को बदलाव होगा, संपूर्ण बदलाव होगा। कि आरजेडी के भी वोटर अब भाजपा को, एनडीए सरकार को वोट कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट आप देखिए 65% डाक गया। ऐतिहासिक बड़ी भव्य विजय, 90 से 100 सीटों का आकलन हम लोगों के पाले में आ रहा है। प्रो इनकम्बेंसी है, लगातार पीछे से जो लोग बोल रहे थे एंटी इनकम्बेंसी है, ये वोट तब बढ़ते हैं जब लोग सरकार से खुश हैं और खुश होकर के ये सोच करके नहीं, इस सरकार को जाने नहीं देना है। बिल्कुल एक तरफा
अंडर करंट इतना बड़ा है एनडीए के पक्ष में, कल के रिजल्ट में लोगों ने दिखा। तो देखिए, सियासतदान अपने अपने हिसाब से दावे कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है, रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है। जब ज्यादा वोटिंग होती है तो उसके मायने क्या है, जब कम वोटिंग होती है तो उसका मतलब क्या है। आपको बताऊं, बिहार में पहले चरण में रिकॉर्ड 64.7% मतदान हुआ। 74 साल के इतिहास में पहली बार इतनी बंपर वोटिंग हुई है बिहार में। इससे पहले अगर आपको याद हो 1998 के लोकसभा में 64.6% वोट पड़े, जबकि 2020 के पहले फेज में 55% मतदान हुआ था, सिर्फ 55%। यानी पिछली बार की तुलना में फर्स्ट फेज में 9% ज्यादा वोटिंग हो गई। और जब भी 5% से ज्यादा वोट पड़े, बिहार की सियासी दौर बदल गया है। जैसे 1980 कांग्रेस की सरकार की वापसी हुई, 1980 में बिहार में 6.8% ज्यादा वोट पड़े थे 1980 में, और कांग्रेस अपने दम पर सत्ता में लौट आई थी। जनता पार्टी की आपसी टकराव का फायदा उठाया और अगले 10 साल तक सत्ता में रही। उसके बाद 1990 में कांग्रेस और राज खत्म हुआ और लालू मुख्यमंत्री बन गए। 90 में क्या हुआ, 5.8% ज्यादा मतदान हुआ। कांग्रेस की फिर सत्ता से विदाई हो गई, जनता दल की सरकार बनी और लालू मुख्यमंत्री बन गए। यहीं से लालू यादव ने बिहार की राजनीति बदल दी। इसके बाद अगले 15 साल तक वो और उनके परिवार ने राज किया है। अब देखिए 2005 में जो हुआ है वो कहानी बिल्कुल उल्टी है। 2005 में लालू राबड़ी राज खत्म हुआ, सुशासन राज शुरू हुआ। 2005 में देखिए बिहार में 16.1% कम वोटिंग हुई थी। तो वोटिंग ज्यादा या वोटिंग कम हो, इससे कुछ तय नहीं होता है, ये भी बताता है। कम वोटिंग के रिकॉर्ड से सत्ता का बदलाव हो गया, लालू राबड़ी शासन का अंत हो गया और नीतीश सीएम बने, और वो 20 साल से बिहार की सत्ता पर काबिज है। एक ये भी कहानी है। लेकिन बिहार की जनता क्या सोचती है कि आखिर ये बढ़ चढ़कर जो वोटिंग हुई है इसका क्या मतलब है, सुनिए। नीतीश सरकार की वापसी हो रही है, क्योंकि मैंने जब फील्ड पे देखा तो महिलाएं लार्ज नंबर पे आके वोट कर रही थी, और वो 10,000 और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ है, 1100 रुपए पेंशन, कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट इस इलेक्शंस पे डाल रहा है। मोदी जी की ही सरकार बनेगी इस बार, नीतीश कुमार और मोदी जी की। मतलब 5 बजे के बाद लड़कियां लोग घर से नहीं निकलती थी, आज हम 12-12, 1-1 बजे तक घर से बाहर निकल के अकेले भी निकल सकते। कि महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, ठीक है, और महिलाएं का वोटिंग परसेंट बढ़ने का मतलब हुआ कि फिर से नीतीश सरकार की वापसी हो रही है। नीतीश सरकार सही है, फिर यही आना चाहिए। अप्रॉक्स 64.69% वोटिंग हुआ है, जो पिछले बार से 8% वोट ज़्यादा है। और इसमें सबसे एग्रेसिव वोट जो बेरोजगार युवा है, जो फर्स्ट वोटर है, उसका बहुत बड़ा योगदान है। 90 के बाद इस साल 2025 के इलेक्शन में 60% से ऊपर वोटिंग हुई है, बम्पर वोटिंग हुई है। और उसका एक ही रीजन है, पहले तो लोग बहुत अवेयर थे, फर्स्ट टाइम वोटर्स जो जेनजी थे, जो युवा थे वो थे, और माइग्रेंट लेबर्स, और सब चाहते थे कि इस बार हम वोट दें, चेंजेस लाएं। और मोदी जी के मार्गदर्शन में जनता जो है इस सरकार से संतुष्ट है, और इस सरकार को फिर से लाने के लिए बम्पर वोटिंग है। बम्पर वोटिंग का साफ तौर पे लगता है कि जो विकास हुआ है, विकास के कारण ही लोग जो है घर से निकल के वोटिंग किए हैं, ताकि ये गवर्नमेंट रहे, और फिर जो है जो बाकी रह गया है विकास का, और भी जो भी काम है वो रह गया है, तो यही गवर्नमेंट से लोग को उम्मीद है कि ये गवर्नमेंट करेगा। था कि जैसे मेरा नाम कट गया है, तो वो सब जानना चाह रहा था कि मेरा नाम है कि नहीं, और जैसे ही जाना मेरा नाम है तो वोट गिराने गए और अपना मतदान दिए। धर्म से उठकर लोग अपने अपने मुद्दे पर लोग वोट किए हैं, तो बड़ी बात है। इसका फायदा कैसे किसको होगा ये तो 14 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन युवा वर्ग है वो खुल के अपने आप को आगे लाया है, अपने वोट का प्रयोग किया है। तो आप सुन रहे थे बिहार के लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ फिर एक्शन में आ गए। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, दूसरे चरण की तैयारी योगी आदित्यनाथ ने कर दी है। पूर्वी चंपारण में थे योगी आदित्यनाथ, रैली करने पहुंचे थे। इस चुनाव में बिहार में आप उड़न खटोला बहुत आसमान में देख रहे हैं।
यहां वहां आपको हेलीकॉप्टर नाचते हुए दिख जाएंगे, क्योंकि सियासतदानों के लिए आसान होता है एक जिले से दूसरे जिले जाना है। अगर सड़क से जाएंगे बहुत वक्त लगेगा और हर जगह नहीं पहुंच पाएंगे, तो हेलीकॉप्टर से जाते हैं। तेजस्वी की तस्वीर देख रहे हैं आप। और सोचिए हालत यह है कि चिराग पासवान 50 मिनट से ज्यादा वक्त तक बैठे रहे। 45 मिनट हेलीकॉप्टर में बैठे रहे चिराग पासवान और इंतजार करते रहे। देखिए जरा पटना एयरपोर्ट की तस्वीर देखिए। यहां से वहां तक आपको हेलीकॉप्टर नजर आ रहे हैं। पटना एयरपोर्ट पर देखिए नेताओं के हेलीकॉप्टर हैं। यही वजह है कि जानकार कह रहे हैं कि चुनाव का खर्च बहुत बढ़ गया है, क्योंकि हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल, गाड़ियों का इस्तेमाल, यह सब जरूरी हो गया है। चुनाव घोषणा से पहले चरण की वोटिंग तक 1700 करोड़ रुपया खर्च हुआ और पूरे चुनाव में करीब 4000 करोड़ रुपया खर्च होने का अनुमान है। बिहार की गिनती आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों में होती है, लेकिन रोड शो, रैलियां, प्रचार में धुआंधार पैसे बरस रहे हैं। सबसे ज्यादा पैसा हेलीकॉप्टर से उड़ान और प्रचार में लग रहा है। एक हेलीकॉप्टर की हर दिन की उड़ान सोचिए 10 से 12 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं और हर दिन बिहार चुनाव में औसतन 18 हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे हैं। मतलब एक पार्टी ही हेलीकॉप्टर में एक दिन में 2 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। 5 से 6 पार्टियों के नेता हेलीकॉप्टर से तूफानी प्रचार कर रहे हैं, तो एक दिन में हेलीकॉप्टर से बिहार में 10 करोड़ से ज्यादा खर्च हो रहे हैं। चुनाव में प्रचार के लिए महंगी गाड़ियों का काफिला इस्तेमाल हो रहा है। वोट मांगने वाले नेताओं में फॉर्च्यूनर से घूमने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। लैंड क्रूजर, बीएमडब्ल्यू जैसी गाड़ियां भी सड़कों पर खूब दौड़ रही हैं। जितनी लग्जरी गाड़ी, जितना बड़ा काफिला, उतना ज्यादा खर्च। चुनाव आयोग ने हर उम्मीदवार की खर्च सीमा रख रखी है 40 लाख रुपए, लेकिन शायद ही कोई उम्मीदवार है जो करोड़ों से कम खर्च कर रहा हो। उम्मीदवार का खर्च ज्यादा होता है तो पार्टी अपना खर्च बता देती है। पार्टियां चुनाव के लिए ज्यादा से ज्यादा 500 करोड़ रुपए खर्च कर सकती हैं। पिछली बार बीजेपी ने 123 करोड़ और कांग्रेस ने 38 करोड़ रुपए खर्च दिखाया था, लेकिन इस बार तो वोटिंग के दिन ही 300 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है, क्योंकि हर पार्टी ने पोलिंग बूथ पर अपने एजेंट पर भी 5000 रुपए खर्च किए हैं।